गुड इवनिंग दोस्तों, मैं इंदु लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से मेरे सारे वीडियोस के मूल वीडियो संविधान के सारे वीडियोस को आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए मैं सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, यदि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जैसा कि मित्रों कि मैंने आपको बताया था कि मैं मूल विधि और संविधान के मैंने शुरू में जो टॉपिक बांटे थे और एसआई भर्ती का जो मैंने एक टारगेट सेट किया था, तो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं सारे टॉपिक्स को पहले एक बार आपको थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की। तो आज मैं उसी को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जो मैंने पहला पार्ट खत्म किया है वो पार्ट है दहेज प्रतिषेध अधिनियम का, और उससे रिलेटेड मैंने पहले थ्योरी खत्म की है। उसके बाद मैं आज जो लेकर के उपस्थित हुआ हूं वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम से जुड़े हुए सवालों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, और वो एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है उसमें शामिल हैं और आने वाली परीक्षा के लिए भी संभावित प्रश्न हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, पहले पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा और आंसर देने का प्रयास करिएगा। आंसर आप चैट बॉक्स में भेजते रहिएगा, और जो भी आपको सुझाव लगे, जो भी आपको कमेंट लगे, जो भी आपको ऑब्जेक्शन लगे, जो भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए होगा उसको आप जरूर शेयर करिएगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं, आइए। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां वर्णित की गई हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां वर्णित की गई हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के सेक्शन 2 में दहेज की परिभाषा आपको बताई थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि संपत्ति और मुद्रा का आदान और प्रदान दहेज कहलाता है, और ये 3 स्थितियां इसके लिए मैंने प्रदर्शित की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका राइट आंसर है 3 स्थितियां। वो तीनों स्थितियां कौन सी हैं? सबसे पहली स्थिति, ये जो संपत्ति और मुद्रा का आदान प्रदान होगा वो विवाह से पूर्व हो सकता है। दूसरी स्थिति मैंने बताई थी कि विवाह के समय हो सकता है, विवाह के समय हो सकता है। तीसरी स्थिति बताई थी विवाह के बाद हो सकता है, विवाह के बाद हो सकता है, विवाह के बाद हो सकता है। तो ये 3 स्थितियां मैंने बताई थी, और ये तीनों परिस्थितियों का वर्णन, तीनों स्थितियों का वर्णन दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के सेक्शन 2 में दिया गया है दहेज की परिभाषा के साथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा डी। और आप जो भी आप आंसर भेजिए चैट बॉक्स में भेजते रहिए, और ऐसे धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको क्वेश्चन करने का एक तरीका बताता हूं। जैसे आप कभी भी एमसीक्यू पाएं, किसी भी पोर्शन का पाएं, चाहे मूल विधि का हो चाहे संविधान का हो, मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन आता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें से चारों ऑप्शन में से गलत ऑप्शन ढूंढना शुरू करिए। ये मेरी हमेशा से स्ट्रेटजी रही है, मैं हमेशा इसको अप्लाई करता हूं। मैं हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाता हूं कि आपको अगर सही आंसर नहीं आ रहा है तो चारों ऑप्शन में सदैव गलत ढूंढने का प्रयास करिए। आप यदि पढ़े होंगे उस टॉपिक को तो कम से कम 2 ऑप्शन उसमें से रॉन्ग ढूंढ लेंगे, और बाकी जो बच्चे होंगे 2 ऑप्शन उनमें से आप सही आंसर को निकाल सकेंगे। तो इस चीज को आप आगे भी फॉलो करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज लेने, दहेज देने या लेने के करार को शून्य होना घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज लेने, दहेज देने या दहेज लेने के करार को, ये देखिए इस पे पॉइंट करिएगा, करार को, ठीक है, एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को शून्य घोषित किया गया है। तो इसके जो ऑप्शन है वो धारा 4 है। ऑप्शन नंबर ए है धारा 4 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 2 है धारा 5 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी है धारा 6 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी है धारा 7 के अंतर्गत। सिर्फ 10 सेक्शन है, 10 धाराएं हैं, क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। बहुत ही आसान ये एक्ट है, इसके सारे सेक्शन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
नोट्स भी उपलब्ध कराया है। अगर आप उसी को पढ़ लेंगे तो आपको इस एक्ट से कोई भी समस्या कभी नहीं होगी। तो धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, ठीक। जैसा कि आपको पता है धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 कहती है दहेज की मांग होने पर दंड या शास्ति का उल्लेख है। धारा 6 कहती है उत्तराधिकार दहेज के उत्तराधिकार से संबंधित है। धारा 7 आपका अपराधों का संज्ञान कौन लेगा उससे संबंधित है। इन सभी में से जो धारा आपको बच रही है वो धारा 5 बच रही है, ठीक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा धारा 5। ये कहती क्या है? ये कहती क्या है? सेक्शन 5 कहता क्या है? सेक्शन 5 कहता है कि यदि आपने विवाह से पूर्व कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई एग्रीमेंट किया है, तो यदि जिस पार्टी से आपने किया, चाहे फर्स्ट पार्टी की हो चाहे सेकंड पार्टी की हो, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से कोई भी मुकर जाए, कोई भी कहे कि नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को मैं नहीं मानूंगा, तो आप किसी भी बेस पे इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते कि हाँ इन्होंने शादी के पहले ऐसा कहा था और शादी के बाद इन्होंने इस पे जो है इन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना उपबंधित है, ठीक। पहले तो क्वेश्चन समझिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज का पत्नी या उसके वारिसों उत्तराधिकारियों के फायदे के लिए होना उपबंधित है, ठीक। अभी जस्ट मैंने बताया है सभी धाराओं के 4, 5, 6, 7 के बारे में बताया है। इसके आंसर को बताने में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, तुरंत इसका आंसर भेजिए और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा तुरंत भेजिए। तो धारा 4, धारा 6, धारा 5, धारा 7, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है धारा 6, ठीक। इसमें है क्या धारा 6 में? मैं इसी तरह धाराएं भी आपको रिवीजन कराता चलूंगा। इसमें यदि दहेज की प्राप्ति होती है तो उसके बाद पत्नी के नाम करने का प्रावधान है। पत्नी जब विवाह हो जाए, विवाह की तारीख से पत्नी के नाम पे 3 महीने के अंदर, विवाह की तारीख से 3 महीने के भीतर पत्नी के नाम दहेज का स्थानांतरण कराना होगा, ठीक। यदि पत्नी एडल्ट नहीं है, वयस्क नहीं है, तो उसके एडल्ट होने से 3 महीने के, उस एडल्ट होने की डेट से लेकर के 3 महीने तक के जो है उसको स्थानांतरण कराना अनिवार्य होगा। यदि पत्नी नहीं है, पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो पत्नी के बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कराना होगा, और यदि पत्नी के बच्चे नहीं हैं तो पत्नी के माँ बाप के नाम पे ट्रांसफर कराना होगा। ये 4 कंडीशन मैंने आपको सेक्शन 6 के द्वारा बताई थी, सेक्शन 6 के अंतर्गत बताई थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा धारा 6 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है। एक उद्योगपति ने विज्ञापन दिया है कि जो कोई भी उसकी अंधी बेटी से शादी करेगा उसे उसकी आधी संपत्ति दे दी जाएगी। क्या उसने कोई अपराध किया है? ठीक, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगा। एक उद्योगपति ने विज्ञापन दिया है कि जो कोई भी उसकी अंधी बेटी से शादी करेगा उसे उसकी आधी संपत्ति दे दी जाएगी। क्या उसने कोई अपराध किया है? पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि कोई अपराध नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह केवल पेशकश करने के लिए एक निमंत्रण है। ठीक, यह उसकी मजबूरी है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है उसने दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4A के तहत अपराध किया है। ठीक, तो इसमें ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसको आप चैट बॉक्स में आप तुरंत भेजते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और टेलीग्राम चैनल जो हमारा लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर का है उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मैं सारे पीडीएफ उसी में भेजता हूँ। इसका भी पीडीएफ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा इसको आप सपोर्ट करिए। तो इसमें जो पहली चीज है, अपराध तो है ही, ठीक, ऐसा नहीं है। यह केवल पेशकश करने के लिए एक निमंत्रण है। ठीक, पेशकश कर रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन यह पेशकश एक अपराध के अंतर्गत आती है, और इसका राइट आंसर होगा उसने दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4A के तहत अपराध किया है। यह धारा क्या कहती है? सेक्शन 4A दहेज के विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए उपबंधित किया गया है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कम से कम 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है, और
आपको 15,000 तक अर्थदंड भी हो सकता है। ठीक। सेक्शन 4A दहेज के विज्ञापन के लिए रोक लगाने के लिए प्रावधान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जा सकेगा? पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्या कह रहा है कि यदि कोई अपराध है और किस अधिनियम के दायरे में आ रहा है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के दायरे में आ रहा है, तो उसका विचारण, ठीक, उसका विचारण मीन्स उसका ट्रायल, उसका परीक्षण या उस मुकदमे की सुनवाई कहां पर हो सकेगी? ये सवाल ये कह रहा है किसके द्वारा किया जा सकेगा। पहला ऑप्शन इसमें महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। दूसरा ऑप्शन है आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तीसरा कह रहा है सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट। और अपना ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त आ एवं बा। ठीक। तो बच्चों इस सेक्शन को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि यदि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत कोई अपराध होता है तो बड़े शहरों में प्रथम महानगर मजिस्ट्रेट, महानगरों में यह सुनवाई किसके द्वारा होती है? महानगर मजिस्ट्रेट के, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा होती है। यदि ये अपराध जो है छोटे शहरों में होता है तो उस अपराध की सुनवाई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ होती है। ठीक। सीजीएम कोर्ट में भी होती है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन कोर्ट्स में सुनवाई होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा उपरोक्त आ एवं बा होगा। ठीक बच्चों, यहाँ पे सेशन कोर्ट के बारे में बताना चाहूंगा। सत्र न्यायालय, आप अपने शहरों में जब जाते हैं तो आपके जो शहर में जो अदालत है उसमें जिला एवं सत्र न्यायालय लिखा रहता है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा तो उसमें लिखा रहता है जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो ये जो आपका न्यायालय है दो तरह के मुकदमों की सुनवाई करता है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। मुकदमे दो प्रकार के हैं, एक है आपका सिविल है, दूसरा आपका होता है फौजदारी, क्रिमिनल। ठीक। तो सिविल मामलों में, फौजदारी मामलों में लड़ाई झगड़े, हत्या, मारपीट, इन सब चीजों के मामले में सुनवाई होती है। ठीक। बाकी के मुकदमों को सिविल मुकदमे कहते हैं। ठीक। इनको सिविल कोर्ट में सुना जाता है, इनकी सुनवाई सिविल कोर्ट में होती है, इनकी सुनवाई सिविल कोर्ट में होती है। ठीक। और इनकी जो सुनवाई होती है उसी कोर्ट के अंतर्गत होता है सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट उसके अंतर्गत होती है। तो मुकदमे दो प्रकार के हैं तो न्यायालय भी दो प्रकार के होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आंसर होगा आपका ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त आ एवं बा। ठीक। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध है। ठीक। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दो सेकंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के लिए मैं माफी चाहता हूं। तुरंत 2 मिनट में वापस आ जाऊंगा। आप लोग बने रहिए। क्वेश्चन नंबर मैं 5 तक पहुंचा हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक। थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध हैं। पहला ऑप्शन है असंज्ञेय, दूसरा ऑप्शन है अजमानतीय, तीसरा ऑप्शन है अजमानती एवं अशमनीय और चौथा ऑप्शन है जमानती एवं शमनीय। ठीक। तो दोस्तों जो मैंने आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ाया था उसमें जो सेक्शन 7 पढ़ाया था उसमें मैंने न्यायालयों का वर्णन किया था। उसके बाद जो उसमें आपको सेक्शन 8 मैंने बताया था, उस सेक्शन 8 के अंतर्गत की ये बातें हैं जो दहेज अपराध की प्रवृत्ति के बारे में, दहेज अपराध की प्रवृत्ति के बारे में
व्याख्या करती हैं। ठीक, तो ये जो है इसमें सेक्शन 8 की बात है। इसमें किसकी बात है? धारा 8 की बात है। ये धारा 8 क्या कहती है कि दहेज अपराध एक संज्ञेय अपराध है। दहेज अपराध एक संज्ञेय अपराध है। ठीक, संज्ञेय अपराध मतलब है कि इस अपराध में बिना आप जो है बिना वारंट के ही आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। उसके बाद ये है आपका नॉन बेलेबल है, अजमानती है। इसके साथ ही असमनीय है, इसके साथ ही असमनीय है। अजमानती में मैंने बताया था कि जिस न्यायालय में आपका चल रहा है, ये ट्रायल होगा, उस न्यायालय से आप बेल नहीं पा सकते, आपको अपर कोर्ट में अपील करनी होगी। उसके बाद असमनीय का मतलब होता है कि हम इसमें समझौता नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए असंज्ञेय नहीं हो सकता, अजमानती ठीक, लेकिन इसके साथ देखिए ऑप्शन सी में लिखा है अजमानती एवं असमनीय। ठीक, तो ये ऑप्शन चारों में राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर नंबर होगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है आपका सत्र न्यायाधीश द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा, सत्र न्यायाधीश द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। ये चार ऑप्शन हैं। ठीक, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सेक्शन नंबर 8 में, सेक्शन नंबर 8B में दहेज प्रतिषेध अधिकारी, ठीक, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार के द्वारा होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, दहेज लेना और देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो घरेलू हिंसा अधिनियम जान ही रहे हैं, इससे अलग हटके अधिनियम है, भारतीय दंड संहिता के बारे में मैंने आपको बताया है, ये नहीं हो सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। जिसके बारे में मैं इतने दिनों से चर्चा कर रहा हूं, दहेज लेना एवं देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा शेयर करते रहिएगा और ज्यादा आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक, और अपने महत्वपूर्ण सुझाव को जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज शब्द में सम्मिलित है। इसमें क्या है? सम्मिलित है, इसको पहले ध्यान दीजिएगा। ठीक, मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया मेहर। ठीक, पहला ऑप्शन है। वर एवं वधु को विवाह के समय पड़ोसियों के द्वारा दिया गया शादी का उपहार। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? नाना नानी द्वारा अपने नाती के जन्म पर दिए गए उपहार। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? एक दलित द्वारा अपनी पुत्री को वर के साथ विवाह करने के पश्चात दी गई भूमि। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेहर को दहेज नहीं माना जाता है। मेहर पे मैंने लास्ट वीडियो में भी और सबसे पहले वीडियो में भी चर्चा की थी। ठीक, वर एवं वधु को विवाह के समय पड़ोसियों के द्वारा दिया गया उपहार, ये इस कैटेगरी में नहीं है। नाना नानी द्वारा अपने नाती के जन्म पर दिया गया उपहार, ये भी कैटेगरी में नहीं है। हाँ, कैटेगरी में, दहेज की कैटेगरी में जो आ रहा है, एक दलित द्वारा, किसी के भी द्वारा अपनी पुत्री को वर के साथ विवाह करने के पश्चात दी गई भूमि। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा डी। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा अजमानती और अशमनीय होना उपबंधित है? ठीक, देखिए जैसे क्वेश्चन आता है बच्चों, तो क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग मूल विधि और संविधान में क्वेश्चन की भाषा से डरते हैं। क्वेश्चन की भाषा से बिल्कुल नहीं डरना है, क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। और मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, यदि आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो आप जरूर इंग्लिश वर्जन देखा करिए। क्वेश्चन के हिंदी वर्जन के साथ साथ आप इंग्लिश वर्जन भी देखा करिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसमें देखिए सीधे बता रहा है क्वेश्चन
कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा अजांती होना, अशमनीय होना उपबंधित है। तो मतलब अपराध संज्ञेय होगा और अजामती होगा और अशमनीय होगा। इसको मैंने बताया किस धारा के अंतर्गत है। अभी मैंने चर्चा की थी धारा 9 इससे रिलेटेड नहीं है। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आता, धारा 9 इससे रिलेटेड नहीं है, धारा 10 इससे रिलेटेड नहीं है, धारा 11 है ही नहीं, तो सबसे पहले तो आप आंसर मार देंगे किस पे, धारा 8 पे। तो धारा 8 सेक्शन 8 दहेज अपराध की प्रवृत्ति के बारे में आपको बताता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन से आप लैंग्वेज से कभी मत घबराइएगा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं आते हैं। अगर आपका टॉपिक तैयार है तो आप क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप हर हाल में इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को यही बताता हूं कि वो सबसे पहले टॉपिक को कंप्लीट करें। टॉपिक्स अगर कंप्लीट है तो कोई भी क्वेश्चन होगा, नहीं अगर सही आंसर आ रहा होगा तो हम उसमें से 4 ऑप्शन में से 2 गलत ऑप्शन जरूर ढूंढ लेंगे। इस चीज को आप लोग भी फॉलो करिएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत के अपराध हैं जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन हो परिवादी पर, पत्नी पर, शासन पर। ठीक, ये क्या कह रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम किसके खिलाफ काम करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन हो, परिवादी पर, परिवादी मतलब होता है जिसने कोई वाद दायर किया है, जिसने कोई न्यायालय में परिवाद दायर किया है, तो ये अपील करने वाला हुआ। पत्नी स्वयं करेगी। ठीक, शासन भी एफआईआर के थ्रू मुकदमा कर सकता है। और इन सभी में जिसको आरोपी बनाया जाएगा वो व्यक्ति है। अभियोजन मतलब है जिस पर मुकदमा आपका पंजीकृत हुआ हो, जिस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ हो। ठीक, इस टोटल का ये आपका जो अर्थ है जिस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, सारे क्वेश्चंस को आप लोग खुद ही हल करिएगा। एक बार हमसे पढ़ने के बाद एक बार खुद लगाइएगा। अभी पीडीएफ मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। इसके बाद आपका ये टॉपिक एकदम कंप्लीट खत्म हो चुका है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर कोई भी टॉपिक की कोई भी चीज नहीं जाएगी। इसको आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का किस उद्देश्य के लिए अधिनियम किया गया था। ठीक, ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लाया गया इसका उद्देश्य क्या था। ठीक, सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि दहेज का देना प्रसिद्ध करने के लिए, दहेज का लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए, मतलब दहेज का देना रोकने के लिए, दहेज का लेना रोकने के लिए, दहेज का या देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए, और स्त्री को क्रूरता से संरक्षण के लिए। तो इन चारों में जैसे ए भी आंसर है। दहेज का लेना और दहेज का देना रोकना था, फिर दहेज का लेना रोकना था। ठीक, तो दहेज का दोनों को मिला करके ऑप्शन बना दिया गया, दहेज का देना या लेना प्रसिद्ध करने के लिए, स्त्री को क्रूरता से संरक्षण के लिए। तो इन चारों में जो राइट आंसर होगा वो दहेज का देना या लेना प्रसिद्ध करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को लाया गया था। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब प्रवर्तन में आया है। ठीक, 4 डेट हैं जो ये डेट पूछ रही हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ है। ठीक, तो इसमें 4 डेटें हैं। देखिए, 1 मई 1961 है, पहला 1 मई 1961, दूसरा 1 जून 1961, तीसरा 1 जुलाई 1961, चौथा है 1 अगस्त 1961। जब मैंने पहले दिन क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहला प्रयास किया गया था 1959 में, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। फिर पुनः 20 मई 1961 को यह अधिनियम बना और 1 जुलाई 1961 को 1 जुलाई 1961 को यह अधिनियम लागू हुआ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बने रहिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। आप आंसर जरूर देते रहिएगा, चैट बॉक्स में भेजते रहिएगा। जो भी सुझाव हो, जो भी कमेंट हो, वो जरूर आप जो है कमेंट के माध्यम से भेजिएगा, और आंसर जो है आप सदैव चैट बॉक्स के माध्यम से भेजा करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दहेज प्रतिषेध अधिनियम
1961 की धारा में 1961 की धारा में धारा 2 में परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? ठीक, पहला ऑप्शन है दहेज को, दूसरा ऑप्शन है अत्याचार को, तीसरा ऑप्शन है क्रूरता को, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी को। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के सेक्शन 2 में दहेज को डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि संपत्ति और मुद्रा का आदान प्रदान दहेज के अंतर्गत आता है। इसके लिए 3 स्थितियां भी हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा कि किसको धारा 2 में परिभाषित किया गया है? दहेज को। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15। मैं टोटल 25 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आया हूं। ठीक, 15वां क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चंस का आप लोग आंसर जरूर भेजते रहिएगा और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत कौन सा एक अपराध नहीं है? ठीक, दहेज लेना 100% अपराध है, दहेज देना 100% अपराध है, दहेज की मांग करना ये भी 100% अपराध है, लेकिन मेहर तय करना ये अपराध के अंतर्गत नहीं है। ठीक, मैंने आपको बताया है कि मुस्लिम धर्म में विवाह के समय वधू को आर्थिक सुरक्षा के नाम पर एक निश्चित रकम तय की जाती है जिसको मेहर के नाम से जाना जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि दहेज लेना और देना, दहेज लेना और दहेज देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ठीक, इसमें 4 धाराएं दी, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है धारा 3, दूसरा ऑप्शन कहता है धारा 4, तीसरा ऑप्शन कहता है धारा 3 और 4, चौथा ऑप्शन कहता है धारा 6। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि सेक्शन 3 के द्वारा दहेज प्रूफ होने पर दंड का विधान है, सेक्शन 4 में दहेज की मांग पर विधान है। ठीक, मांग पर दंड का विधान है। तो इसमें से धारा 3 और 4 दोनों सही हैं, जिसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो धारा 3 और 4 है। ठीक, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है धारा 3 और धारा 4। 3 दहेज प्रूफ होने पर दंड है और 4 दहेज की मांग पर दंड है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज मांगने के लिए शास्ति का उपबंध है? ठीक, अभी जस्ट मैंने चर्चा किया था कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 2 धाराओं में दंड का विधान है, धारा 4 में और धारा 3 में, धारा 3 में और धारा 4 में। ठीक, धारा 3 में दहेज की मांग पर है दंड का विधान और धारा 4 में दहेज प्राप्त होने पर दंड का विधान है। तो इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दहेज मांगने के लिए, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो धारा आपका 4 होगा। ठीक, दहेज की मांग पर दंड का विधान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बढ़िया क्वेश्चन है। का वधू के पिता माता पिता से अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करता है? ठीक, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अधीन वो दंडनीय होगा? देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया। का मतलब वर है, का मतलब वर है और ये मांग रहा है किससे? वधू के माता पिता से। डायरेक्ट नहीं मांग रहा है, किस रूप में मांग रहा है? अप्रत्यक्ष रूप में। कैसे भी मांगे, मांग अगर है, मांग है तो तुरंत अप्लाई होगा सेक्शन 4। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो धारा 4 के अंतर्गत वो एक दंडनीय अपराध है। तो दहेज की मांग के अंतर्गत आएगा। दहेज की मांग चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, मांग मांग होती है और इसको एक संज्ञेय अपराध माना जाता है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो धारा 4 होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगर आपके सेक्शन रटे रहे, ये मेरी गारंटी, अगर आपके सेक्शन रटे रहे, आपके सारी धाराएं रटी रही, तो इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे डायरेक्ट धारा से पूछेगा, कोई दृष्टांत से पूछेगा, इलस्ट्रेशन से पूछ लेगा, कोई कंडीशन दिखा दिया,
तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ये हमारा दावा है। आप सिर्फ जो है सारे सेक्शन को अच्छे से पढ़े रहिएगा। और एक बात मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये सेक्शन जो आप रटिएगा पहले समझ के रटिएगा, हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को आप अच्छे से ध्यान करके समझ करके तब रटिएगा, तभी आपको ये सेक्शन ध्यान रहेंगे। क्योंकि इतने एक्ट्स हैं और उसके बाद आपका बीएनएस है, बीएनएसएस है, ये सारी धाराओं का मिक्सअप हो सकता है, इसलिए समझ करके रटिएगा। शब्दों को तोड़ना सीखिए, शब्दों का अर्थ निकालना सीखिए, तभी आपको सेक्शन रटेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिएगा। दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार, इसको पकड़ लीजिए आप, किए गए करार की वैधानिक नवयत, ये एक वर्ड ये ध्यान करिएगा। ठीक, वैधानिक नवयत निम्न में से क्या होगी। तो सबसे पहले इसका मैं अर्थ बता दूं। वैधानिक नवयत का अर्थ होता है वैधानिक स्थिति। पहला अर्थ है वैधानिक स्थिति। इससे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको जानिएगा कानूनी स्थिति। ठीक, इसका अर्थ होता है कानूनी स्थिति। इससे भी अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो इसका शुद्ध देसी अर्थ है कानूनी दर्जा। ठीक, तो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, अब इसका अर्थ मैंने समझ लिया, वैधानिक स्थिति, कानूनी स्थिति, कानूनी दर्जा क्या होगा। मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को मैं फिर से इस आधार पे बताऊंगा। दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज लेन देन के लिए किए गए करार। ठीक, यदि दो व्यक्ति हैं अपनी मर्जी से लेन देन कर रहे हैं, ठीक, करार कर रहे हैं उसके लिए कि हाँ ये लेना है ये देना है, कि वैधानिक स्थिति, की कानूनी स्थिति या की कानूनी दर्जा निम्न में से क्या होगा। मतलब इसका कानूनी स्टेटस क्या होगा, इस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू है कि नहीं, ये चीज देखना है इस चारों ऑप्शन में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। ठीक, पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का हकदार होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 धारा 6 के आलोक में शून्य होगी। ठीक, उक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक, मैंने आपको बताया है कि यदि आप दो व्यक्तियों के बीच, मैंने आपको बताया यदि आप दो व्यक्तियों के बीच शादी से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो उसको अगर दोनों पार्टियों में से कोई भी एक अपने वादे से मुकर जाता है तो आप उस करार या एग्रीमेंट को न्यायालय में नहीं ले जा सकते और कोर्ट में ये अपील नहीं कर सकते हैं कि हमारे बीच में इसके पहले ये चीजें हुई थी। तो दहेज के नाम पे एग्रीमेंट को कोई भी न्यायालय मान्य नहीं करेगा, अर्थात धारा 5 के आलोक में वो आपका करार या एग्रीमेंट क्या होगा, या वैधानिक स्थिति क्या होगी, या वैधानिक नवयत क्या होगी, शून्य होगी। आप उस पर कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का हकदार होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक, 6 आप धारा 6 का इससे कोई मतलब नहीं है और उक्त में से कोई नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विवाह के समय वस्तुओं का आदान प्रदान, विवाह के समय वस्तुओं का आदान प्रदान का पहला उल्लेख निम्नलिखित में से किस काल में मिलता है। ठीक, तो इसका जो विवाह के समय जो है वस्तुओं का आदान प्रदान हमारे यहाँ प्राचीन काल से है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ऋग वैदिक काल में कन्या का पिता विदाई के समय जो है वस्तुओं का आदान प्रदान करता था, जिसे उस समय किस नाम से जाना जाता था, वहतु के नाम से जाना जाता था। तो आप इसको, इसमें राइट ऑप्शन आप मार सकते हैं ऋग वैदिक काल। तो इस प्रथा की जड़ आप कह सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में देखने को मिलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में पारित हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है श्री जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी श्री मोरारजी देसाई। तो बच्चों जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हम लोगों को पता है, ठीक, 20 मई 1961 को यह पारित हुआ था, 20 मई 1961 को अधिनियमित हुआ था और इसे पूरे देश में 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20। ठीक, अगला क्वेश्चन,
ठीक, ये बीएनएस से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड है। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु से संबंधित प्रावधान है। ठीक, तो बच्चों ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दहेज से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको इसी के साथ ऐड कर दिया है। ठीक, तो इसमें बीएनएस मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको दहेज से रिलेटेड चीजों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने 4 धाराएं दी हैं। ठीक, पहली धारा कहती है कि धारा 80, धारा 81, धारा 82, धारा 83, सेक्शन 80, सेक्शन 81, सेक्शन 82, सेक्शन 83। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि दहेज मृत्यु को जिस धारा के अंतर्गत शामिल किया गया है वो धारा कौन सी है बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 है। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको अभी एक्सप्लेन करना नहीं चाहूंगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, दहेज मृत्यु को विवाह के कितने वर्ष तक माना जा सकता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि किसी विवाहिता की मृत्यु हो जाती है तो अभी उसको नाम मत दीजिए दहेज मृत्यु, लेकिन वो यदि मृत्यु कितने वर्ष के अंतर्गत हो तो उसे हम दहेज मृत्यु मान सकते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है। पहला ऑप्शन है विवाह के 5 वर्ष के भीतर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है विवाह के 7 वर्ष के भीतर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है विवाह के 8 वर्ष के भीतर, और डी ऑप्शन कह रहा है विवाह के 10 वर्ष के भीतर। तो सेक्शन 80 के थ्रू ये आपका ये निर्धारित किया गया है, यदि किसी विवाहिता की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर होती है, किसी भी कारण से होती हो, ठीक, तो ये तो कारणों का पता तो बाद में लगेगा, लेकिन ऐसा माना जाता है, उस पर आप केस बन सकता है कि दहेज मृत्यु के अंतर्गत वो आती है, कि वो मृत्यु दहेज मृत्यु के अंतर्गत आती है कि नहीं। तो इसकी जो समय सीमा है वो कितने वर्ष है, 7 वर्ष, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, ये देखिए पनिशमेंट के बारे में वर्णन है। ठीक, दंड या शास्ति के बारे में उल्लेख है। दहेज मृत्यु से संबंधित शास्ति या दंड क्या होगा, इसके बारे में उल्लेख है। ये कह रहा है क्वेश्चन, दहेज मृत्यु साबित हो जाने से आरोपित को न्यूनतम कितने वर्ष तक कारावास हो सकता है। कितने वर्ष तक का कारावास हो सकता है यदि उस मृत्यु को दहेज मृत्यु जो है न्यायालय स्वीकार कर लेती है। तो ध्यान रखना बच्चों कि दहेज मृत्यु साबित हो जाने पर कम से कम आपको 7 वर्ष तक, कम से कम आरोपी को 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ठीक, इन सभी चीजों का उल्लेख मैं करूंगा, बीएनएस में आगे करूंगा, लेकिन दहेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया है। और अब बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज 1 के, इसका 2 स्टार नाम रखने का कारण है कि ये एसआई को ध्यान में रख के सीरीज लॉन्च की गई है। मैं हमेशा टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक से रिलेटेड सारे सेक्शन पढ़ाऊंगा, उसको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से लर्न कराऊंगा, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक टेस्ट सीरीज डालूंगा। हर एक टॉपिक में मेरी टेस्ट सीरीज रहेगी, पहले थ्योरी फिर आपकी प्रैक्टिस रहेगी। तो आज उसका जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, दहेज मृत्यु में अधिकतम सजा निम्न में से कितनी है। देखिए पहले 24 क्वेश्चन मैंने न्यूनतम सजा पूछी थी, और इसमें मैं कितनी सजा, अधिकतम सजा के बारे में मैं बात कर रहा हूं। 10 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष या आजीवन कारावास। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है आजीवन कारावास। तो जो मिनिमम आपकी जो सजा हो सकती है आरोपी की वो 7 वर्ष है। ठीक, और जो अधिकतम सजा है वो है आजीवन कारावास। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर है डी। ठीक, तो आज की टेस्ट सीरीज यही खत्म करते हैं दोस्तों। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट के माध्यम से आप जरूर शेयर करिएगा मुझसे। इसके अलावा इसमें और कोई सुझाव होगा या कोई भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए होगी, आपको यदि अच्छा लगा होगा तो इन सब चीज वीडियो को शेयर करिएगा, और अपने जो है सुझाव और अपनी प्रशंसा, मेरी प्रशंसा या कोई भी कमी हो मेरी, तो उसको भी आप जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।